नमस्कारम एवरीवन। जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं और हमारा सोसाइटी ओपन होते जा रहा है और जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे ही हमारे टेंशन का लेवल और फ्रस्ट्रेशन का लेवल भी इंक्रीज हो रहा है। आज आप देखे होंगे कि जो मैरिड है वो भी टेंशन में है, जो अनमैरिड है वो भी टेंशन में है, जिनके पास जॉब है वो भी टेंशन में है और जो जॉबलेस है वो भी टेंशन में है। और टीनेजर्स का आजकल उसका तो अलग ही लेवल का टेंशन है। अब यहां पर मेन प्रश्न ये उठता है कि आखिर इतना टेंशन क्यों, ये टेंशन आ कहां से रहा और इसका मेन इलाज क्या है। तो इन्हीं सब टॉपिक में बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर बसंत सोनबेर सर, जो खुद एक साइकोलॉजिस्ट है और कमला देवी गर्ल्स कॉलेज में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम बात करते हैं डॉक्टर बसंत सर से और जानते हैं इस सारे मैटर में डिटेल में। तो सर आपका आज के इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार जी सर, सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि ये साइकोलॉजी क्या है और जो साइकोलॉजिस्ट है, जो मनोवैज्ञानिक है, उनका समाज में क्या रोल है। आपने पहला प्रश्न किया कि साइकोलॉजी क्या है। जी सर। तो साइकोलॉजी अध्ययन की एक ऐसी विधा है जी जिसका प्रारंभ दर्शन शास्त्र से हुआ है। जी और दर्शन शास्त्र दुनिया का सबसे पुराना विषय है। जी और जब मनुष्य ने ज्ञान को समझा जी तब वो दर्शन का विकास हुआ। और जी। दर्शन में जैसे जैसे वैज्ञानिकता आते गई हम्म। वैसे वैसे वो मनोविज्ञान बनते जी गया। आज से तकरीबन 100 साल पहले मनोविज्ञान का उदय हुआ ऐसा माना जाता है। और ओके। ये तब से माना जाता है जब से मनोविज्ञान को एक विज्ञान के रूप में अध्ययन किया गया, इसमें एक्सपेरिमेंट होने लगे, ओके तब से इसे मनोविज्ञान का नाम दिया गया। और सीधे भाषा में कहे कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का अध्ययन। ओके। दूसरी दूसरी बात आपने जो पूछी वो ये कि आज मनोवैज्ञानिक की समाज में क्या भूमिका है। एग्जैक्टली। तो जैसे जैसे व्यवहार की जटिलताएं बढ़ेंगी, ओके। व्यवहारिक जटिलताएं जैसे जैसे बढ़ते जाएंगी समाज में, वैसे ही वैसे व्यवहार में व्यवधान पैदा होते जाएगा। और ये जो सामान्य व्यवहार होता है मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला, उस व्यवहार में दुविधा या अड़चन पैदा होगी और उसे हम मनोवैज्ञानिक समस्याओं के रूप में देखें। तो उसका समाधान करने की आवश्यकता समाज को होगी। जी। और मैं समझता हूं कि उसमें मनोवैज्ञानिक की महत्वपूर्ण भूमिका है। अच्छा सर, जैसे अभी देखने को मिलता है सर कि ज्यादातर लोग फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं, काफी ज्यादा तनाव में रहते हैं। आखिर आजकल के इस तनाव का रीजन क्या है, क्या लगता है सर आपको सबसे बड़ा रीजन क्या है इसके पीछे। देखिए, सारी समस्याओं का और सारी दुखों का कारण मनुष्य की अपेक्षाएं। ओके। मनुष्य जितनी ज्यादा अपेक्षाएं पालेगा, समस्याएं उतनी ही बड़ी होती। ओके। पूर्व समय में लोग जो हैं न्यूनतम आवश्यकताओं में जीकर भी खुश रहते थे। ओके। आज का जो बाजारवाद है जो पूरी दुनिया में व्याप्त है, जिसे आप ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जो हमारी आकांक्षाओं को लगातार बढ़ा रहा है। और उन बढ़ती हुई आकांक्षाओं को जब हम अपने सीमित संसाधनों से पूरा नहीं कर पाते तो वही फ्रस्ट्रेशन का कारण बनता। ओके। फ्रस्ट्रेशन और कुछ नहीं है, हमें जो हमारी जो आकांक्षाएं हैं, मैं यहाँ पर आकांक्षाएं कह रहा हूं ना कि आवश्यकताएं। Exactly. हमारी जो आकांक्षाएं हैं, जो हमारे एस्पिरेशंस हैं, वो इतने लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और उसको सामान्य तरीके से पूरा कर पाने में जब मनुष्य सफल नहीं हो पाता तो उसके अंदर जो निराशा व्याप्त होती है, जिसको हम लोग फ्रस्ट्रेशन और कुंठा कहते हैं, तो ये आम बात है। ये अभी लगातार जैसे आपने कहा वो बढ़ रहा है। Exactly. और यदि उसको सही तरीके से टैकल नहीं किया गया तो उसके गंभीर परिणाम भी होंगे। ओके सर, अगर कोई पर्टिकुलर इंसान टेंशन में है, स्ट्रेस में है, तो क्या क्या ऐसे सिम्टम्स उसमें दिखता है जिससे उसके पेरेंट्स को लगे कि नहीं भाई इसको एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। क्योंकि आजकल देखें सर कि आजकल के बच्चे खासकर एक तो स्ट्रेस में तो रहते हैं लेकिन अपने पेरेंट्स से वो कुछ चीजें शेयर नहीं करते। तो ये अगर हम पेरेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो पेरेंट्स कैसे जानेगा कि मेरे पर्टिकुलर एक बच्चे को टेंशन में है, स्ट्रेस में, इनको किसी साइकोलॉजिस्ट को अब दिखाना चाहिए। बहुत आसान है जी। देखिए, सबसे पहले यदि
आप किसी जैसे अक्सर क्या होता है कि किसी मरीज के लक्षण को पहचानने के लिए डॉक्टर का स्वस्थ होना जरूरी है। एग्जैक्टली। यदि डॉक्टर सही नहीं है या डॉक्टर सही तरीके से डायग्नोसिस करने का काबिल नहीं है तो वो मरीज के लक्षणों को नहीं पहचान पाता है। एग्जैक्टली। ठीक उसी तरह आपने जो प्रश्न पूछा कि किसी बच्चे में यदि वो बहुत तनाव में है तो उसके पेरेंट्स या उसके घर के लोग या उसका टीचर उसको कैसे पहचाने, ये बहुत आसान है। देखिए, हर मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, मनुष्य का एक स्वाभाविक व्यवहार होता है और मैं समझता हूं कि हम सभी उससे वाकिफ हैं। जब मनुष्य का आप थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, चाहे आपका घर का बच्चा हो, चाहे आपकी क्लास का स्टूडेंट हो, उसका व्यवहार यदि आपको स्वाभाविक ना लगने लगे, यदि वो बातें बना रहा हो, यदि वो आपसे नजरें मिलाकर बात नहीं कर रहा हो, यदि उसकी रुचि आपके बातचीत में या घर के कामों में रुचि नहीं है, यदि वो बार बार गलतियां कर रहा हो या चीजों से टकरा रहा हो, उसका ध्यान या उसका चेतना का स्तर जो है वो सामान्य ना होकर कहीं और हो, ये बहुत सामान्य सी बातें हैं। बट उसके लिए आवश्यकता है कि एक थोड़ा सा कहना चाहिए कि प्राइवेट ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि आप अपने आप से अपना ध्यान हटाकर उस ऑब्जेक्ट पे आप अपना ध्यान, ऑब्जेक्ट कहना चाहिए या सब्जेक्ट पे अपना ध्यान केंद्रित करें जिसका आपको ऑब्जर्वेशन करना है, तो बहुत आसानी से ये आपको पता चल जाएगा। समस्या ये होती है कि जिनको उनका ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, जिसको अपने बच्चों का आकलन करना चाहिए, वो खुद अपनी दैनिक जीवन की व्यस्तताओं में इतने व्यस्त होते हैं या फिर कह सकते हैं कि स्वयं किसी व्याधि से पीड़ित होते हैं, तो वो दूसरों का आकलन नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। और ये इतनी सामान्य बातें होती हैं कि घर में कई लोगों को ये समस्याएं होती हैं, तो एक पीड़ित व्यक्ति दूसरे पीड़ित व्यक्ति का स्वस्थ अवलोकन कर पाए, ये कई बार कठिन होता है। सर, ऐसा देखने को मिलता है सर कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, अगर उनको आप सजेस्ट करें कि भाई चलो मैं आपको किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखा लाता हूं, तो वो मना करते हैं। उनको लगता है मैं पागल थोड़ी हूं कि एक साइकोलॉजिस्ट के पास में जाऊंगा। तो सर, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा जी कि किसी भी ज्ञान की कमी, ज्ञान में जब कमी होती है, लोग उसका सही तरीके से उसकी जानकारी नहीं होती है, तो लोग उसके बारे में गलत धारणाएं बना के रखते हैं, जो कि मनोविज्ञान विषय के बारे में भी है। जी, मनोविज्ञान विषय के बारे में या असामान्य व्यवहार के बारे में जो धारणाएं समाज में व्याप्त है, आप यदि छत्तीसगढ़ के सिनारियों पे बात करें, छत्तीसगढ़ में आपको रायपुर, भिलाई, बिलासपुर, ये कुछ बड़े शहर हैं। इसको आप छोड़ दें, यदि आप छोटे डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं और ब्लॉक की तो आप बात छोड़िए, वहां पर ये सामान्य व्यक्ति जो होता है वो मनोविज्ञान के संबंध में ऐसी धारणाएं पाल के वो रखता है कि ये कोई बहुत मानसिक बीमारी है और इसमें जो कहना चाहिए कि एक पागलपन, जो पागलों का ये लोग इलाज करते हैं, तो हम जब पागल नहीं है तो इनके पास क्यों जाए। और यही वजह है कि आज छत्तीसगढ़ में, जैसे कि मैं खुद साइकोलॉजिकल फोरम छत्तीसगढ़ का प्रेसिडेंट हूँ, और हम लोगों ने लगातार ये इस विषयों पर कई बार चर्चा की, तो हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और बहुत सारे जो काउंसलर हैं, वो इसलिए फेल हो जा रहे हैं अपने व्यवसाय में, क्योंकि उसके जो क्लाइंट में जो सूझ होनी चाहिए, जो क्लाइंट में जो उस समस्या के लिए जो गंभीरता और वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए, उसका नितांत अभाव है। और इसकी वजह से लोग उनके पास परामर्श के लिए नहीं जाते। और नहीं जाने की वजह से ये जो परामर्श प्रदान करने का जो कार्य छत्तीसगढ़ में है, वो काफी पुअर है, काफी कमजोर है। आपको अच्छे साइकोलॉजिस्ट मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो काम जो है व्यावसायिक तरीके से नहीं हो पा रहा। तो इसमें सबसे जो बड़ी समस्या है कि लोगों के बीच, समाज में ये समझ
पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हो पाई है कि एक्चुअल में साइकोलॉजी की समस्याएं क्या होती है और उसको बहुत ही सहज अंदाज में लेने की आवश्यकता है। लोग उसको सीधे गंभीर अंदाज में लेते हैं और उससे वो बचना चाहते हैं। उसको उन्हें एक प्रकार से इस बात का डर होता है कि कहीं लोग उसको पागल ना समझे या किसी गंभीर मानसिक व्याधि से पीड़ित ना समझे और उसका उपहास हो समाज में, उसको घृणित दृष्टि से देखा जाए। ये ना हो, इससे बचने के लिए लोग इससे छुपते भी हैं और छुपाते हैं। अच्छा सर, एक मिसकॉन्सेप्शन और है सर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के पीछे, कि लोगों को लगता है कि अगर मैं ट्रीटमेंट करवाने जाऊंगा तो मेरा इलाज महीनों चलेगा, सालों चलेगा। क्या सच में ऐसा है सर कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इलाज बहुत महीनों चलते हैं, सालों चलते हैं, ऐसा कुछ है क्या इसमें? ये इस पर डिपेंड करता है कि आपका मर्ज क्या है। ओके। भाई आपको बहुत सारी शारीरिक बीमारियां भी होती है जिसका इलाज बरसों चलता है, आप उसको उसी दृष्टिकोण में देखिए जी। बहुत सारी शारीरिक बीमारियां होती है जिसका इलाज बरसों चलता है और बहुत सारी शारीरिक बीमारियां तो ऐसी है जिसका इलाज बरसों चलने के बावजूद समाप्त नहीं होता है। एग्जैक्टली चलता रहता है। लेकिन जब इसको आप मानसिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो एक्चुअल में उनके अंदर एक डर होता है और वो डर ये होता है कि कहीं ये हमें अपना चंगुल में ना फंसा ले और कहीं ये हमको लंबे तरीके से या तो शोषण करे या हमें ये जो है इस प्रकार की बीमारी से के जंजाल में ना फंसा दे, इससे लोग बचना चाहते हैं। लेकिन चूंकि ये विज्ञान है और आपको वैज्ञानिक तरीके से सोचने की आवश्यकता है। आज जो वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम चल रहा है, भाई वैक्सीनेशन को लेकर भी बहुत सारी रूढ़िगत बातें अभी समाज में फैल चुकी है। अभी आप लगातार समाचार पत्रों पे और न्यूज चैनल्स में ये बात देख रहे हैं कि इसमें लोगों के समाज में जो ग्रामीण तबका है या जो पढ़ा लिखा तबका नहीं है, वो लोग इसमें गलत तरीके से धारणाएं विकसित कर चुके हैं और लोग इससे बचना चाह रहे हैं। जबकि आज विज्ञान का युग है और दुनिया विज्ञान पर भरोसा करती है। जो दुनिया का जो मेजॉरिटी पीपल है वो विज्ञान पर भरोसा करता है और करना भी चाहिए। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि सोचा जाए तो जो लोग इसकी समझ रखते हैं वो लोग जरूर जाते हैं। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसमें काफी कमी है और बहुत ज्यादा इसमें वैज्ञानिक सोच लाने की आवश्यकता